विजय का ट्रांसफर शहर से दूर एक ग्रामीण एरिया में हो गया था। रहने के लिए उसे सरकारी बंगलो मिला था। बंगलो कुछ पुराना था, लेकिन उसमें सुख चैन की सभी वस्तुएं मौजूद थी। विजय का परिवार छोटा ही था। परिवार में उसकी बूढ़ी माँ, उसकी पत्नी और उसकी 6 साल की बच्ची नव्या थी। नए मकान में आने के बाद सभी बहुत खुश थे, लेकिन विजय की माँ मकान की हालत को देखकर कुछ परेशान थी। वह यहाँ वहाँ अपनी आंखें दौड़ा रही थी। उसने मकान की अजीबोगरीब हालत के बारे में विजय को बताया, लेकिन विजय बोला, अरे माँ, मकान कुछ पुराना है, कोई बात नहीं, हम सब कुछ ठीक ठाक करा लेंगे। परंतु उसकी माँ बोली, नहीं बेटा, ये तो कुछ और ही हाल लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है ये मकान सदियों से बंद पड़ा रहा है, तो यहाँ पर नकारात्मक शक्तियों का वास भी होगा। ये बात सुनकर विजय थोड़ा डरा जरूर, लेकिन माँ को दिलासा देता हुआ बोला, कोई बात नहीं माँ, हम आसपास मंदिर से पंडित जी को बुलाकर पूजा पाठ और हवन करा लेंगे, मकान एकदम शुद्ध हो जाएगा। माँ बोली, ठीक है बेटा, जैसा तुझे उचित लग रहा है वैसा कर। विजय की बच्ची नव्या नए मकान में घूमते फिरते मकान के बैकयार्ड में पहुंची, जहां पर कुछ झाड़ियां, घास फूस और कुछ पेड़ थे, जिनमें से एक बरगद का पेड़ था। बच्ची वहां पर जाकर कुछ खेलने लगी। तभी उसकी नजर बरगद के पेड़ के पीछे रखी हुई एक डॉल पर पड़ी। बच्ची को डॉल की आंखें बहुत आकर्षण वाली लगी और वह उस गुड़िया की ओर बढ़ने लगी। उसने दोनों हाथों से डॉल को अपनी गोद में उठा लिया, मगर यह क्या, डॉल के दिल में एक सुई आर पार फंसी हुई थी, जिसे देखकर बच्ची को बहुत ज्यादा दुख हुआ। उसने तुरंत ही वह सुई वापस निकाल दी और ज्यों ही उसने वह सुई डॉल के दिल से वापस निकाली, आकाश में जोर से बिजली कड़की। बादलों की जोरदार कड़कन और बिजली के चमकने की वजह से नव्या कुछ डर सी गई। उसने डॉल को अपने सीने से लगा लिया और उसे लेकर अपने कमरे की तरफ दौड़ी। रास्ते में उसे उसकी दादी ने रोका, बेटा क्या हुआ, इतनी तेज क्यों दौड़ रहे हो, गिर जाओगे। मगर ज्यों ही दादी ने नव्या की आंखों में देखा, उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह एक डरावनी मुस्कान सहित दादी को देख रही थी। दादी बोली, अरे ये गुड़िया कहां से मिली तुझे, बता बेटा। इसका नाम यागुड़ी है और अब यह मेरे साथ इसी घर में रहेगी। यागुड़ी, ये कैसा नाम है, दादी ने हैरत भरे अंदाज में सवाल किया। मगर बिना कुछ जवाब दिए नव्या उस डॉल को अपने सीने से लगाकर अपने कमरे की ओर चली गई। विजय नए मकान में जहां तहां अपना सामान सेट करवाने में पूरा दिन बिजी रहा। शाम को सभी लोग डिनर टेबल पर मौजूद हुए, मगर नव्या वहां नहीं पहुंची थी। नव्या की मम्मी जब उसे बुलाने उसके कमरे में पहुंची तो उसने कमरे के भीतर से कुछ आवाजें सुनी। उसे ऐसा लगा जैसे नव्या किसी से बात कर रही थी। उसने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला तो वह हैरान थी। कमरे में सिवाय नव्या और उसकी डॉल के और कोई नहीं था और नव्या डॉल की तरफ मुंह करके उससे बातें कर रही थी। नव्या की मम्मी को ये सब हरकत कुछ अजीब तो लगी, मगर फिर उसने सोचा
बच्ची है, नया मकान है और अकेलेपन में अक्सर बच्चे अपने खिलौनों से बातें करने लगते हैं। वह नव्या को अपने साथ लेकर डाइनिंग रूम में आ गई। सभी लोग खाना खा रहे थे, लेकिन नव्या जैसे कुछ ढूंढ रही थी। उसकी मम्मी ने पूछा, बेटा क्या बात है, आपको क्या चाहिए खाने के लिए? तभी नव्या ने अजीब सा आंसर दिया। वह बोली, मम्मी मुझे हल्दी मिला हुआ दूध चाहिए। नव्या का यह जवाब सुनकर सभी हैरान थे कि आखिर इतनी छोटी बच्ची हल्दी मिला हुआ दूध क्यों मांग रही है। क्या बात है बेटा, क्या तुम्हारे कहीं चोट लगी है या तुम्हारी तबीयत ढीली है? नहीं मम्मी, मुझे बस ऐसे ही हल्दी मिला हुआ दूध चाहिए। उसकी मम्मी बोली, ठीक है बेटा, अभी आप थोड़ा खाना खा लो, थोड़ी देर में मैं हल्दी मिला हुआ दूध लेकर आपके कमरे में आ जाऊंगी। नव्या ने थोड़ा बहुत खाना जैसे तैसे खाया और उसने कुछ खाना चुपके से अपने हाथ में छिपा लिया और डॉल को लेकर अपने कमरे में चली गई। सभी बच्ची की ऐसी अजीबोगरीब हरकत को देखकर परेशान थे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा नए मकान में शिफ्ट होने की वजह से शायद यह असर इसके व्यवहार में आया है। कोई बात नहीं, 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। नए मकान में आए हुए लगभग 1 हफ्ते का समय हो गया था, लेकिन नव्या ना तो अपने कमरे से बाहर निकलती थी और ना ही इधर उधर घूमने जाया करती थी। वह अपने पेरेंट्स और दादी माँ से भी बहुत ही कम बातें किया करती थी। आखिरकार उसके पेरेंट्स उसके रूम में पहुंचे और बोले, बेटा नव्या, क्या बात है, कल तुम्हारा नए स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। हमने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली हैं, बस अब तुम्हें नए स्कूल में जाना है और एक अच्छे बच्चे की तरह पढ़ाई मन लगाकर करनी है। तभी नव्या बोली, लेकिन मम्मी, मेरे साथ मेरी डॉल यागुड़ी भी जाएगी। उसकी मम्मी बोली, बेटा ये कैसी बातें कर रही हो तुम, स्कूल में बड़ा डॉल का क्या काम, और वैसे भी अब तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, डॉल से खेलना कूदना बंद करो। और वैसे भी जब से तुम्हें ये डॉल मिली है तुमने रूम से निकलना ही बंद कर दिया। न जाने क्या है इस खराब सी डॉल के अंदर, मुझे तो यह बिल्कुल बेकार लगती है। मम्मी की ये सब बातें सुनकर नव्या का चेहरा एकदम लाल पड़ने लगा और वह अपनी मम्मी से बोली, बस मम्मी चुप रहो, खबरदार जो यागुड़ी के बारे में एक भी शब्द और कहा। नव्या का यह बिहेव देखकर विजय भी कुछ परेशान हुआ, पर उसने सोचा लगता है नव्या के दिमाग पर कुछ प्रेशर ज्यादा है, उसी वजह से वह इस तरह की हरकतें कर रही है। कोई बात नहीं, हम इसे चाइल्ड साइकेट्रिस्ट को दिखा देंगे। अगले दिन जब नव्या अपनी मम्मी और पापा के साथ स्कूल के लिए तैयार हुई तो वह अपनी डॉल को अपने साथ रखने लगी, जिसका विरोध उसकी मम्मी ने सख्ती से किया और उसकी डॉल को वापस बिस्तर पर फेंक दिया। जब देखो डॉल डॉल डॉल, इतनी बार तो तुम्हें बोल दिया स्कूल में डॉल का कोई मतलब नहीं होता, इसे घर पर छोड़ो, जब आओगी तो इससे खेल लेना। तीनों कार में बैठकर स्कूल की ओर चले गए। उधर दादी जब नव्या के कमरे में आई तो उसने वह डॉल देखी। दादी ने देखा कि डॉल के सीने पे बैंडेज लगी हुई है। दादी ने अपने कांपते हाथों से बैंडेज हटाई। जैसे ही दादी ने डॉल के सीने पर से बैंडेज हटाई, वहां पर एक चोट का निशान था जिसमें से लाल लाल खून निकल रहा था। यह देखकर दादी जोर से चिल्लाई,
दादी ने डॉल की आंखों में देखा तो ऐसा लगा जैसे कि उनमें कुछ हरकत हुई हो। अब दादी को समझते देर न लगी और वह डॉल को लेकर जल्दी से कमरे से बाहर भागी। दादी ने मकान के बैकयार्ड में छोटा सा गड्ढा खोदा और डॉल को वहां दफनाने लगी। मगर ज्यों ही दादी ने डॉल को उठाकर वहां दफनाना चाहा, तभी उसमें से आवाज आई, तुम ये क्या कर रही हो? 150 साल बाद तो मुझे मुक्ति मिली है, तो मुझे फिर से दफना रही हो। अब मैं और यातना नहीं सह पाऊंगी। मुझे जीना है, मुझे आजादी से जीना है, मुझे भी जिंदगी प्यारी है। ये आवाजें सुनकर दादी का दिल बहुत जोरों से धड़कने लगा और वह घबरा कर पीछे की ओर मुड़ी। तभी उसने देखा कि उनके पीछे एक 17-18 साल की लड़की खड़ी है। लड़की के बाल बिखरे हुए थे। चेहरा ऐसा था जैसे कई वर्षों से उसने अपना मुंह तक ना धोया हो। बालों में धूल मिट्टी, तन पर फटे हुए कपड़े, लंबे लंबे नाखून और बड़े बड़े नुकीले दांत। दादी घबराई और बोली, कौन हो तुम? कौन हो? तभी जोरदार गर्जना के साथ वह लड़की बोली, मैं यागुड़ी हूँ, यागुड़ी, और ये घर मेरा है। चले जाओ तुम सब यहाँ से, वरना मैं सबको मार दूंगी। इतनी जोरदार आवाज सुनकर दादी वहीं पर बेहोश हो गई और गिर पड़ी। उधर विजय और उसकी पत्नी जब नव्या को स्कूल छोड़कर वापस आए तो पूरे घर में उन्हें दादी कहीं न मिली। जब वे बैकयार्ड में पहुंचे तो उन्हें वहां बेहोशी की हालत में दादी पड़ी हुई मिली। उन्होंने तुरंत दादी को उठाया और कमरे में लेकर गए। दादी को जब होश आया तो वह बुरी तरह से घबराई हुई थी। अपने बेटे और बहू को देखकर दादी ने विजय का हाथ पकड़ लिया और बोली, बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना, इस घर में कुछ चक्कर है। पहले तो विजय को ऐसा लगा कि उम्र और नए मकान की भागदौड़ की वजह से उसकी माँ कुछ परेशान हो गई है, लेकिन उसकी इतनी ज्यादा घबराहट को देखकर वह भी अब उसकी बातों को सच समझने लगा। उसे अब पूरा विश्वास हो चला था कि उसकी माँ जो कुछ भी बता रही है उसमें कुछ हद तक तो सच्चाई है। तभी दादी बैठ गई और उसने अपने साथ हुई सारी वारदात अपने बेटे विजय को बता दी। विजय नव्या के कमरे में पहुंचा। ज्यों ही उसने कमरे का दरवाजा खोला, वह देखकर हैरान हो गया कि नव्या के बेड के सिराने पर वही डॉल बैठी हुई थी और वह ऐसे दिख रही थी जैसे मंद मंद मुस्कुरा रही हो। उसने डॉल उठाई और स्टोर रूम की ओर बढ़ चला। वहां पर उसने वह डॉल इस तरह फेंक दी जैसे मानो कोई कूड़ा कचरा हो। ज्यों ही उसने डॉल स्टोर रूम में फेंकी, एक जोर की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई बच्चा चीख रहा हो। विजय ने बाहर निकलकर स्टोर रूम को ताला लगा दिया और चाबी अपने पास रख ली। दोपहर बाद जब नव्या अपने स्कूल से वापस लौटी तो उसे डॉल कहीं पर भी ना दिखाई दी। सभी ने उसे ये जवाब दे दिया
कि डॉल यहीं कहीं होगी, मिल जाएगी, परेशान मत हो। कामकाज के सिलसिले में विजय बाहर गया हुआ था। रात को वह देर से लौटा। आते ही उसने अपनी पत्नी से पूछा, नव्या स्कूल से आ गई और कैसा रहा उसका दिन? हाँ, स्कूल से तो आ गई, पर अपनी डॉल के बारे में पूछ के थोड़ा परेशान थी। अपने ही कमरे में है, खाना खाकर सो गई है शायद। विजय नव्या के कमरे की ओर बढ़ा। उसने देखा कि अंदर से गाना गुनगुनाने की आवाज आ रही है। Incy Wincy Spider went up the water spout. Down came the rain and washed the spider out. Out came the sun and dried up all the rain. So Incy Wincy Spider. विजय ने जैसे ही धीरे से दरवाजा खोला, वह देखकर हैरान, उसकी बेटी नव्या बिस्तर पर सो रही थी और बेड के सिरहाने पर वही डॉल बैठी गाना गुनगुना रही थी। डॉल की आंखों में से लाइट निकल रही थी, मानो उसकी आंखों में फ्लैश लाइट जल रही हो। अपनी बेटी नव्या को असुरक्षित महसूस करने पर वह जल्दी से कमरे में दौड़ा और उसने लाइट ऑन कर दी। ज्यों ही विजय ने कमरे की लाइट ऑन की, उसने सिरहाने पर देखा, वहां पर कोई नहीं था और तभी कमरे का दरवाजा जोर से बंद हुआ। दरवाजा बंद होते ही कमरे की लाइट भी ऑफ हो गई। विजय ने जैसे ही नव्या के बेड की तरफ देखा, नव्या एक जोरदार हंसी के साथ उठकर बैठ गई। अब तू नहीं बचेगा। तूने यागुड़ी को मारने की कोशिश की, मुझे कैद करने की कोशिश की। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी और हाँ, तेरे पूरे परिवार को यहां से जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि यह मेरा घर है, यागुड़ी का घर। अब नव्या की आंखें एकदम लाल हो चली थी। उसके मुंह से लंबी सी जीभ बाहर निकल रही थी। उसके दांत नुकीले हो गए थे, बाल घुंघराले ऐसे हो चुके थे मानो सदियों से उनको धोया ना गया हो। उसके शरीर पर फटे पुराने कपड़े थे, मानो कि वह कोई डेड बॉडी हो। कमरे में बुरी तरह की बदबू फैल रही थी और नव्या तेज गर्जना के साथ अपने नुकीले पंजों को आगे बढ़ाती हुई अपने पिता विजय की ओर बढ़ी और उसकी गर्दन पर उसने अपने नुकीले हाथों के नाखून गड़ा दिए। उधर विजय ने देखा कि सामने विंडो के ऊपर वही डॉल बैठी हुई जोर जोर से हंस रही थी। विजय ने खूब बचने की कोशिश की, लेकिन उसका दम धीरे धीरे घुटता जा रहा था। उसकी सांसें रुकना शुरू हो गई थी। तभी कमरे का मेन डोर झटके से खुला और बाहर से उसकी दादी एक ओम का लॉकेट लेकर कमरे में दौड़ी। दादी ने झट से वो लॉकेट नव्या के गले में डाल दिया और कुछ मंत्र सा पढ़ने लगी। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकम् बंधनात् मृत्युर्मुक्षयम् अमृतात्। लॉकेट गले में पड़ते के साथ ही नव्या जोर से चिल्लाने लगी। उसके शरीर में जैसे मानो करंट लग रहा हो। बिजली के करंट के साथ अग्नि की ज्वाला उसके शरीर से निकल रही थी और वह अपने वास्तविक रूप में आती जा रही थी। वह नव्या बन गई और उसके अंदर से एक
काला साया निकलकर डॉल की सीने के अंदर जा घुसा। नव्या होश में आते ही सब कुछ समझ गई कि ये सारा चक्कर इस डॉल का है। वह जोर से चिल्लाई, दादी दादी, मैंने इस डॉल के सीने में से एक सुई निकाल दी थी, शायद उसी वजह से ये सब हो रहा है। नव्या अपने कमरे से बाहर बैकयार्ड की ओर भागी और उसी बरगद के पेड़ के नीचे वह सुई ढूंढने लगी। इधर डॉल ने भयंकर रूप धारण कर लिया और वह कमरे में सभी चीजों को यहाँ से वहां फेंकने लगी। ये सब आवाजें सुनकर विजय की पत्नी भी कमरे में आ गई थी। उसके हाथ में गंगा जल था और उसने वह गंगा जल झट से डॉल के ऊपर फेंक दिया, जिससे वह शांत हो गई और कमरे की परिस्थिति नॉर्मल हो गई। उधर जल्दी से नव्या सुई लेकर आई और उसने उसी सीने में वो सुई वापस घुसा दी जहां से उसने निकाली थी। अब वह डॉल एकदम शांत थी। सभी ने नव्या की बहादुरी की तारीफ की और उन्होंने मिलकर उस डॉल को कमरे के बैकयार्ड में उसी बरगद के पेड़ के नीचे दफना दिया। उन्हें लगा उन्होंने इस मुसीबत से छुटकारा पा लिया है। मगर रात के ठीक 12 बजे जब वे सभी अपने कमरे में सो रहे थे तो उन्हें मकान के बाहर से जोर जोर से आवाजें सुनाई दी। मैं यागुड़ी हूँ, यागुड़ी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, ये घर मेरा है, निकल जाओ यहाँ से। सुबह उठकर जब उन्होंने बंगलो के बैकयार्ड में देखा तो वहां पर बरगद का पेड़ जड़ से उखड़ा पड़ा था। इस घटना को देखकर विजय और उसके परिवार ने पास के गांव में एक कमरा किराए पर ले लिया और उसी में अपना टाइम काटने लगे। विजय ने ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन भी लगा दी, क्योंकि अब उन्हें यागुड़ी का खौफ दिन प्रतिदिन सता रहा था और वे समझ चुके थे कि यागुड़ी इस घर में रहने वाले किसी को नहीं छोड़ेगी। इसलिए उन्होंने वह बंगलो हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? इसी तरह की खौफनाक हॉरर कहानियों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल रियल हॉरर स्टोरीज से और कहानी पसंद आने पर उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं किसी और खौफनाक कहानी में। तब तक के लिए अपने दोस्त और होस्ट कैप्टन सिंह को इजाजत दीजिए। जय हिंद।